कोरोना ने तो अपना कोहराम मचा ही रखा था, मगर एक और जानलेवा बीमारी जो कोरोना के साथ जुड़ी हुई है आजकल सुर्खियों में आने लगी है और लोग काफी डर रहे हैं इस तरह से। जी हाँ, इसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। तो आइए आज हम बात करते हैं इस बारे में कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या, ये किस तरह से फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कितना घातक है और इसके उपचार के लिए क्या उपाय है। पहली बात हम ये समझ लें कि म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है। फंगस जीवाणुओं की मतलब सूक्ष्म जीवों की वो प्रजाति है जो पौधे और जंतुओं के बीच में एक लिंक का काम करती है। ये एक सूक्ष्म जीव है, फंगस है, फफूंद है जो मिट्टी में पाया जाता है, हवाओं में फैलता है, या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस सजीव अगर खराब हो रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, डिके कर रहे होते हैं, तो उनमें भी यह फंगस पाया जाता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में भी ये फंगस के स्पोर कहीं कहीं पाए जाते हैं। नाक के जो नेजल ओपनिंग है वहां पे ये पाए जाते हैं। लेकिन जो आदमी स्वस्थ हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें यह फंगस ग्रो नहीं कर पाता है। दरअसल हमारे नाक के एपिथेलियम में या मुंह की कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस निवास करते हैं, जिन्हें हम कमेंसल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नॉर्मल कमेंसल यानी हानि रहित जीव जो वहां मौजूद रहते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, कभी कभी हमारे लिए कुछ कुछ फायदेमंद भी होते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इन्हें हम कमेंसल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो नॉर्मल इंसान में जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वहां पे अगर ये फंगस के स्पोर या उनके अंडे जिसको कह सकते हैं बढ़ते हैं, तो वहां पे जो नॉर्मल सीलिया वो चीज होती है, कोशिकाओं के ऊपर एक हल्की रेशेनुमा बाल जैसी चीज होती है जो उनको बुहार करके, उनको ढकेलते हुए खींच करके हमारे मुंह की तरफ ले जाती है और उनकी तरफ से फिर पेट में ले जाती है, जहां पेट के एसिड उनको नष्ट करके खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती है, खास करके जो डायबिटीज पेशेंट है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल्ड नहीं है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वालों में क्या होता है कि जैसे इंसुलिन चाहिए होता है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन जिन लोगों में इंसुलिन की मात्रा सही नहीं है, इंसुलिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, उन लोगों में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का सही तरीके से ऑक्सीडेशन या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से शरीर में एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, शरीर का पीएच एसिडिक की तरफ चला जाता है। और यही एसिडिक होना इस फंगस के लिए फायदेमंद बात हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम मिलता है कीटोन रिडक्टेज, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में फंगस को ग्रो करने में मदद कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यह फंगस अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। और ना सिर्फ डायबिटिक, ऐसे पेशेंट जिनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक हो या जिनको ऐसी दवाइयां दी गई हो जो इनकी प्रतिरोधक क्षमता को काफी कम कर दे, जैसे अगर स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म तक किसी को चला हो, या कैंसर के पेशेंट हो, या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसे लोगों में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। तो ऐसे लोगों में ये फंगस अपनी संख्या काफी बढ़ाने लग जाता है। तो जैसे ये फंगस अपनी संख्या बढ़ाता है, वो नजदीक के जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नली जो सप्लाई करती है, उनमें भी घुस जाता है। जैसे मान लीजिए नाक में नॉर्मल ये फंगस प्रेजेंट था, स्वस्थ आदमी है जिनमें ये फंगस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है, उसके अंदर नहीं घुस पाता है, उसके अंदर घुस करके अगल बगल फैल नहीं पाता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसमें ये फंगस अपनी संख्या बढ़ाता है और नाक के अंदर की जो त्वचा है उसके अंदर घुसने का प्रयास करता है। उसके अंदर घुस करके वहां जो खून की नली है उसके अंदर ये घुस जाता है। एंजियो इन्वेसिव फंगस है ये। खून की नली में घुसते ही खून की नली को ब्लॉक कर देगा। जैसे ही खून की नली ब्लॉक होगी, उस एरिया का ब्लड सप्लाई बाधित, और जिस किसी भी अंग का, त्वचा का ब्लड सप्लाई बाधित, वो शरीर का अंग या वह त्वचा टूटने फूटने लग जाता है। उसे हम बायोलॉजी मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं कि नेक्रोसिस होने लग जाता है, वहां पे स्कार बनने लग जाता है। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है कि जब फंगस ग्रो करके और हमारे अंदर जाता है, तो नाक के एपिथेलियम में घुसेगा, वहां की टर्बिनेट को डैमेज करेगा और उसके बाद वो साइनस में प्रवेश कर लेता है। साइनस में जैसे ये इंटर कर जाता है, प्रवेश कर लेता है, वो साइनोसाइटिस कराता है।
साइनोसाइटिस करा करके लोगों को साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आते हैं कि हेडेक होने लग जाएगा, इन सब एरिया में दर्द होने लग जाएगा, वहां पे सूजन होने लगेगा, नाक से कफ बहुत ज्यादा निकलेगा, जिसमें काले काले रंग के फंगस के जो एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं वो भी बहने लग जाता है, क्रस्ट के रूप में निकलने लग जाता है। बहुत जल्दी, मतलब ये फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो बहुत जल्दी 4-5 दिनों के अंदर ही ये, या 6 दिन के, 1 सप्ताह के, 2 सप्ताह के अंदर ही ये वो उसकी दीवारों को, उसके हड्डियों को भी उसी तरीके से उनके ब्लड सप्लाई को बाधित करके वहां पे ग्रो करके उनको तोड़ने फोड़ने लग जाता है। और उसके बाद वो उसके बगल में ये साइनस हमारे आंखों को जोड़ते हैं, तो आंख की कैविटी में, ऑर्बिटल कैविटी में प्रवेश कर लेता है और वहां जाकर के हमारी आंख की जो मूवमेंट कंट्रोल करती है, जो मांसपेशियां, उसको रोक टोक करने लग जाता है। उसकी वजह से आंखों में महंगापन आ सकता है, आंखें सूजने लग जाती है, लाल होने लग जाती है, बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, हमें 1 का 2 दिखाई दे पड़ सकता है, या आंख की रोशनी बाधित होने लग जाती है। तो सब जब शुरुआती में नाक वाले स्टेज में जब बोलते हैं कि राइनो म्यूकरमाइकोसिस, राइनो मतलब नाक से जब साइनस में पहुंच जाता है तो बोलते हैं राइनो साइनोसाइटिस, साइनस से जब वो ऑर्बिटल में पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं राइनो साइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस। और अगर इस स्टेज में भी इसकी सही पहचान नहीं हुई, इसकी रोकथाम नहीं हुई, तो यहां से वो हमारे दिमाग में प्रवेश कर लेता है। तो उसके हिसाब से या तो लकवा पड़ सकता है, बहुत तेज सरदर्द हो सकता है, आदमी सुस्त हो सकता है, बेहोशी की हालत में जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं राइनो साइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। तो ये हुई कि ये बीमारी कैसे 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 फैलती है। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? तो जहां जहां ये फंगस ग्रो करेगा उस एरिया को डैमेज करेगा, तो वहां का काम सही तरीके से नाक में रहेगा तो नाक में बहुत ज्यादा कफ निकलेगा, ब्लैक उसके रस्ट निकलते हैं, इसीलिए भी इसका नाम ब्लैक फंगस है। साइनस में पहुंच जाएगा तो साइनोसाइटिस हो जाएगा, आवाज बदल जाएगी, आदमी को छींक ज्यादा आएगी और काफी दर्द होगा यहाँ पे, और इस एरिया में सूजन हो जाएगा, लालपन आ जाएगा। वहां से अगर आंखों में पहुंच जाएगा तो आंखों में सूजन, आंख लाल हो सकते हैं, आंख बाहर निकल सकते हैं, 1 का 2 दिखाई दे सकता है, या आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है। और अगर वहां से दिमाग में चला जाए तो लकवा पड़ सकता है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, बहुत तेज सर दर्द हो सकता है, या आदमी बेहोशी की हालत में जा सकता है। यानी काफी डरावना चीज है, मतलब, और बाकी ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इन सब लक्षण से हम पहचान करते हैं। पहचान करने का तरीका क्या है कि जैसे ही इस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं तो हम ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई अच्छे फिजिशियन पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है उनके पास जाते हैं, या तो एंडोस्कोपी करके वो देख लें कि वहां पे मामूली सा कफ है या वहां पे हड्डियों में नेक्रोसिस हो रही है, टूट फूट हो रही है। इस लक्षण से आप कंफर्म कर सकते हैं। या एंडोस्कोपी से अगर वहां पे जो भी मटेरियल जमा हो रहा है, कुछ नेक्रोसिस टूट फूट हो रही है, उसको निकाल करके उसकी बायोप्सी करते हैं और माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं कि वो जो चीज है उसमें फंगस के एलिमेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। बाकी फंगस में और म्यूकर में ये फर्क होता है कि इनके जो हाइफी होते हैं, इनकी जो एक सिलेंडर नुमा जो आकृति होती है उसमें सेप्टेशन नहीं होते हैं, यानी ये बीच बीच के टुकड़े नहीं बने हुए होते हैं, सेप्टेशन नहीं होते। माइक्रोस्कोपी का फीचर है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग जान सकते हैं कि एसेप्टेड हाइफी होते हैं जिसमें इरेगुलर ब्रांचिंग होती है। तो स्पेशल फंगल स्ट्रेन लगा करके हम इसे देख लेते हैं। तो अगर ये मिल जाता है उस चीज में तो कंफर्म हो जाता है। बट जरूरी नहीं है कि हम जब वहां से सैंपल निकालें तो हर बार हम सही जगह से सैंपल निकाल ही पाए। तो दूसरा तरीका होता है कि हम साइनस की सीटी स्कैन कर लेते हैं। अगर सीटी स्कैन में दिखता है कि साइनस में टूट फूट है, उसमें हड्डियां टूट रही है, वहां पे कुछ मटेरियल जमा हो रहा है, तो वो एक मार्कर हो सकता है कि हाँ इसमें म्यूकरमाइकोसिस होने के लक्षण है। या कभी कभी सीटी स्कैन में भी नहीं पता चलता है तो एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है, खास करके तब जब अगर ब्रेन में संभावना होती है कि ब्रेन में तो नहीं चला गया है ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस, तो उसमें एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। और उसके हिसाब से फिर आगे का उपाय क्या करना पड़ता है। तो इलाज ये है कि जितनी जल्दी आप शक कर लें, मतलब संदेह जैसे ही डॉक्टर को होता है वैसे ही ये जांच करके अगर संभावना भी हो कि म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना है तो उसमें हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 दवाइयां हैं, ज्यादा एंटी फंगल दवाइयां भी नहीं है जो इस पे काम करती है। एम्फोटेरिसिन बी नाम से दवाई आती है जिसका इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें भी लाइपोसोमल वाले जो थोड़े कम नुकसानदायक होते हैं वो देते हैं। तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है, बाद में उसका टैबलेट
दूसरी दवाइयां भी जोड़ी जाती हैं, जैसे पोसाकोनाजोल या कुछ और दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। लेकिन ये दवाइयां भी हानि रहित नहीं है, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग इससे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसमें किडनी का फंक्शन गड़बड़ होने लग जाता है, पोटेशियम मैग्नीशियम काफी ऊपर नीचे होने लग जाता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे होंगे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इसकी वजह से तो हृदय की गति भी प्रभावित होने लग जाती है। तो वो सब चीज मॉनिटर करके और फंगस की ग्रोथ को रोका जाता है। साथ ही साथ ये कोशिश करी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी अधिक मात्रा में फंगस के जो सब्सटेंस या फंगस की जो मात्रा है हमारे नाक के अंदर, साइनस के अंदर, आंखों के अंदर, उसे निकाल लिया जाए। तो कभी कभी चूंकि नाक के साइनस को बहुत ज्यादा अगर प्रभावित कर ले तो पूरे साइनस को काट के हटाना पड़ जाता है, या आंखों में ऑर्बिट में अगर बहुत ज्यादा प्रभावित कर ले तो कभी कभी आंखों को भी निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो न्यूरो सर्जरी भी करनी पड़ती है, ब्रेन के भी जिस जिस जगह पे प्रभावित किया उसे भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। जल्दी अगर ऑपरेशन कर लिया जाए, जल्दी पहचान लिया जाए तो हो सकता है इतनी नौबत ना है। हल्की फुल्की एंडोस्कोपी सर्जरी जिसमें बाहर से पता भी नहीं चले, अंदर अंदर से कुरेद के खुरच के उसको निकाल लिया जाता है और दवाइयां दी जाती हैं तो जड़ से ठीक भी हो जाता है। गलती कहां हो जाती है? क्योंकि अगर सही टाइम पे हम सही ट्रीटमेंट दे दें तो जड़ से ठीक हो जाता है। गलती कहां पे होती है कि इसे पहचानने में देरी हो जाती है। अगर हम पहचानने में 2 सप्ताह से ज्यादा की देरी कर दें तो अमूमन ये पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरे शरीर में जब फैल जाए तो जान को खतरा हो जाता है। उस कंडीशन में सर्जरी और ट्रीटमेंट के बाद भी आधे लोग नहीं बच पाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50%, 30 to 60% ऐसा डेट आंकड़ा है हमारे पास, वैसे लोग नहीं बच पाते हैं। उन लोगों की जान हम बेस्ट ट्रीटमेंट के बावजूद भी नहीं बचा पाते हैं। एक और चीज कि ये अगर हम दवाइयां दें तो कितने दिन तक दवाइयां देते हैं, इसका भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन तक इंजेक्शन देना है, कितने दिन तक टैबलेट देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, एक रिसर्च के हिसाब से अमूमन 100, 150, 200 दिन या कभी कभी साल 2 साल तक भी दवाइयां देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये जिद्दी फंगस होता है, जल्दी मरता नहीं है, तो लंबे समय तक दवाइयां देने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गई म्यूकरमाइकोसिस की बात की एक फंगस है, अमूमन सब जगह रहता है, हमारे नाक में भी रहता है, लेकिन फैलता तभी है, नुकसान तभी करता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और कैसे कैसे फैलता है, क्या लक्षण होते हैं, वो हमने समझ लिया, इलाज के बारे में भी समझ लिया। तो डरावना तो है, मगर हर किसी को ये बीमारी नहीं होती है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले हैं, उनमें ये संभावना बढ़ जाती है। जिनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना होती है, जिनमें पीएच कम हो जाता है, उन लोगों में इसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। एक और बात, अभी कोविड के मामले में इसके बारे में चर्चा क्यों बढ़ने लगी कि आखिर कोविड से इसका क्या लेना देना है? तो 3-4 जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। कोविड के वैसे मरीज जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल रहा था, भर्ती के समय में जिनकी अगर आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करी गई जिसमें पीएच कम हुआ, नॉर्मल लोगों में पीएच 7.3 7.4 के आसपास रहता है, तो जिनमें कीटोएसिडोसिस की नौबत आई, जिनमें पीएच कम होने लगा, जिन्हें हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया लंबे समय तक, या जो क्रिटिकल पेशेंट थे जिन्हें हाई ऑक्सीजन थेरेपी दी गई, उन लोगों में इलाज के दौरान ही या इलाज से छुट्टी होने के 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही स्टेरॉइड खत्म होने, मतलब चलते चलते स्टेरॉइड खत्म होने के 1-2 सप्ताह के अंदर ही ये इस पर म्यूकरमाइकोसिस होने की स्थिति देखी गई है। खास करके वैसे पेशेंट जिनको अननेसेसरी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी गई है। एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि जैसे नेसल एपिथेलियम में, नाक में बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, लेकिन जिन लोगों को अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे दी गई, उससे क्या होगा, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मार देता है। अब वहां पे जो भी खाद्य पदार्थ बचे हैं सूक्ष्म जीवों के लिए, उसका अकेला राजा कौन? सिर्फ फंगस। तो उस कंडीशन में यह फंगस अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। यानी यहां से हम ये बात सीख सकते हैं कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक का प्रयोग जो धड़ल्ले से हुआ है अभी भारत में, कि हर किसी को डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिन या हायर एंटीबायोटिक दे दिए गए हैं, ये एक बड़ा कारण है कि लोगों में, ऐसे लोगों में, एट रिस्क पॉपुलेशन जो है उनमें म्यूकरमाइकोसिस की संख्या बढ़ने लग गई है। इसीलिए बार बार हम ये अपील कर रहे हैं, WHO ये अपील कर रहा है कि बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है।
बहुत लोग ये कहते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही गाइडलाइन जारी कर गए हैं कि अगर कोविड के सिम्टम लग रहे हैं तो वहां पे डॉक्सीएजिथ्राल आइवरमेक्टिन इस तरह का प्रयोग करना है। दरअसल बात ये हुई थी कि पिछले साल जबकि कोविड के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, तो उस समय अगर कुछ लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऐसे सिम्टम लेकर के आते थे तो उन लोगों में ये पता नहीं होता था कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है या कि कोविड है। तो उन लोगों में WHO ने ये गाइडलाइन जारी किया कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है कि ये कोविड ही है तब तक आप एम्पिरिकली अंदाज से सबको टारगेट करके आप ट्रीटमेंट करते हैं। उस समय टैमीफ्लू भी, ओसेल्टामाफिर जो इन्फ्लुएंजा की दवाई है ओसेल्टामाफिर, वो भी दी गई थी। एजिथ्रल जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या उसके लिए भी दिया गया था, और साथ में कहा गया था कि जल्दी से कोविड का टेस्टिंग कर ले। अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि कोविड ही है तो बाकी दवाइयां जल्दी से जल्दी बंद कर दें। कुछ लोगों का लॉजिक ये था कि नहीं, कोविड के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है, इसीलिए एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। इस पर एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में पाया गया कि जितने भी कोविड के एक पेशेंट एडमिट होते थे आईसीयू में, सबका नाक से स्वाब लेकर के उसमें बैक्टीरियल कल्चर भी किया गया, उसके ब्लड में भी सीबीसी में चेक किया गया, ब्लड का कल्चर किया गया, या बैक्टीरियल सेप्सिस को मापने के लिए जो प्रोकैल्सिटोनिन एक टेस्ट होता है, प्रोकैल्सिटोनिन का टेस्ट किया गया। और इन सब के बाद ये पाया गया कि मात्र 8% लोगों में ही साथ के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे, और ये वो लोग थे जो आईसीयू में एडमिट थे। यानी बाकी के 92% लोगों में बैक्टीरिया का तो नामो निशान नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये पिछले साल की स्थिति थी, जबकि अंदाज ये था कि हो सकता है सबको कोविड ना हो, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंजा भी हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो। लेकिन इस साल तो स्थिति कुछ और है। इस साल बात यह है कि हर एक आदमी जिसमें कोविड होने की संभावना है, अमूमन वो कोविड ही आ रहा है। खास करके जब घर के सभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, या कोविड का टेस्ट जिन लोगों में पॉजिटिव आ जा रहा है, या होने की संभावना बाकी सिम्टम जिसमें कोविड के हैं, तो उसमें बैक्टीरियल या इन्फ्लुएंजा होने की संभावना बहुत कम है। तो उन लोगों में, या जो लोग कोविड पॉजिटिव हो गए जिसमें कंफर्म है कोविड, बाकी चीजें नहीं है, उन लोगों में एंटीबायोटिक का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। सिर्फ वैसे लोग जो सीरियस पेशेंट हैं, जिनमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सबूत मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, सिर्फ उन लोगों में एंटीबायोटिक देना चाहिए। इससे हम म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, संभावना को काफी हद तक बचा जा सकता है उससे। दूसरी बात, स्टेरॉयड का प्रयोग। बहुत सारे लोग सिर्फ बुखार में स्टेरॉयड का प्रयोग कर देते हैं, जबकि WHO ने साफ साफ कहा है कि स्टेरॉयड का प्रयोग सिर्फ वैसे लोगों में करना चाहिए जिनमें सांस लेने में परेशानी हो, जिसमें कि सीरियस कंडीशन में जो जा रहे हो, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिनमें कि काफी ज्यादा इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन स्टॉर्म के फेज में जो चले गए हैं, उनमें सिर्फ स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाए। तो इस तरीके से जो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट भी हैं, लेकिन जिनमें कोविड हल्का फुल्का है, उनमें अगर हम स्टेरॉयड का प्रयोग ना करें, सोच समझ के बचा के रखें, तो उनमें भी हम म्यूकरमाइकोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन को होने से रोक सकते हैं। तीसरा जो कारण उभर कर आ रहा है रिसर्च में कि टॉसिलिजुमाब, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा हाइप मचाया गया कि टॉसिलिजुमाब लोगों को दें तो जान बचा देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो कम खतरे वाले लोग हैं उनमें भी टॉसिलिजुमाब का प्रयोग कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ, टॉसिलिजुमाब हमारी इम्यूनिटी को, IL-6 को अचानक से काफी कम कर देता है। इसकी वजह से रोग से जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए दिया जाना था WHO के हिसाब से, जो रिसर्च के हिसाब से, कि जिन लोगों में शरीर में निमोनिया या सांस लेने में परेशानी वायरस की वजह से न हो करके हमारे इम्यूनिटी की वजह से हो रही थी, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रही थी, जिन लोगों में IL-6 की मात्रा 40 से अधिक थी, उन लोगों में अगर टॉसिलिजुमाब दिया जाता तो वो उनकी इम्यूनिटी को कम कर देता, उससे इम्यूनिटी की वजह से जो नुकसान होना था उससे बचा जा सकता था। लेकिन उसके साथ के साथ गाइडलाइन में ये भी कहा गया था कि टॉसिलिजुमाब का प्रयोग वैसे लोगों में बिल्कुल नहीं किया जाए जिन लोगों में कोविड के साथ साथ बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन के भी एविडेंस हैं, या जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री थी, कभी टीबी की हिस्ट्री थी, या अभी के सीटी स्कैन में टीबी होने की संभावना लग रही है, उन लोगों में इस दवाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। लेकिन जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में या जान बचाने के लिए जो लोग ललायत थे, उन लोगों में इन तथ्यों की, इन गाइडलाइंस की अनदेखी की गई, और उन लोगों में जब टॉसिलिजुमाब का प्रयोग किया गया तो उनमें यह म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना बढ़ गई।
तो 3-4 चीजें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो म्यूकरमाइकोसिस की या ब्लैक फंगस के जो इतने सारे केसेज हैं उनसे बचा जा सकता है। पहली बात ये कि जब तक प्रूवन ना हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का तब तक एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड बिना एंटीबायोटिक के ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। स्टेरॉइड का प्रयोग, दूसरी बात, सिर्फ वैसे लोगों में किया जाए जिनमें सांस लेने की परेशानी हो रही है, जिनमें लंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिनका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है या ऑक्सीजन के बाद भी नहीं सुधर हो रहा है, जिसमें सीआरपी काफी हाई है और जिनमें लंग में बहुत ज्यादा सीटी स्कैन में सिवियरिटी हाई हो रही है, उन लोगों में ही स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाए। नंबर 3, टॉसिलीजुमाब का प्रयोग करने से पहले हम अच्छी तरह से जांच लें, परख लें कि अभी शरीर में कहीं पे भी फंगस के, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के, ट्यूबरक्लोसिस के एविडेंस तो नहीं है। नंबर 4, जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनका डायबिटीज सही तरीके से कंट्रोल किया जाए। नंबर 5, तो हम बार बार जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है, एड्स के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट या जिनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चल रही है, वो लोग मास्क का प्रयोग करें। तो हवाओं से या उन लोगों से जो फंगस हमारे नाक में पहुंच सकता था उसके पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। या बार बार कोई भी चीज छू करके हम नाक को न छुएं, उससे हम फंगस को हाथ से छू करके नाक में नहीं पहुंचाएंगे। और एक और जरूरी बात कि संभावना होने पर जल्दी से जांच से करके कंफर्म कर लिया जाए। कैसे कंफर्म करें कि जिन लोगों में अचानक से, क्योंकि ये सारे सिम्टम ना बहुत तेजी से फैलते हैं, 1 से 2 सप्ताह में ही ये काफी अपना रौद्र रूप, अपना भयंकर रूप दिखा देता है। तो जो डिस्चार्ज होकर के काफी 2 सप्ताह से ज्यादा लोग बीत गए हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड, अनकंट्रोल डायबिटीज भी था और जिन्होंने स्टेरॉइड भी लिया लेकिन 2-3 सप्ताह से बीत गए, उन लोगों में म्यूकरमाइकोसिस की संभावना काफी कम, बहुत रेयरली देखी गई है। लेकिन जो अनकंट्रोल डायबिटीज वाले थे, जो अभी हॉस्पिटलाइज ही हैं, जिनको हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है, उन लोगों में अगर इस तरह के लक्षण दिखने लगे कि नाक से काफी ज्यादा कफ निकलने लगा, तो फटाफट उसका कल्चर करा के देख लें कि उसमें फंगस की मात्रा है कि नहीं। क्रस्टेशन हो रहा हो, उसमें काफी ज्यादा साइनोसाइटिस के सिम्टम आ रहे हो, हेडेक आ रहे हो, आंख से डबल दिखाई देने लगा हो, आंख की रोशनी कम होने लग गई हो, फटाफट उसकी एंडोस्कोपी करके देख लें या उसका सीटी स्कैन करके देख लें या एमआरआई करा करके देख लें और जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कर दें। तो उससे हम या तो फंगस है या नहीं उसे देख लेंगे, अगर है तो उसका जल्दी इलाज कर लेंगे। तो जल्दी इलाज करने से हम इससे बच सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं।